Hello students, Namaste. You are most welcome to 12th class chemistry English medium students. Our chapter 5 is complete. Surface chemistry का जो ये आपका 5 चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। और आज हम यहाँ पर इसके एक्सरसाइज में जो बुक के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन संभवतः परहैप्स आई कांट राइट बट आंसर विल बी राइट, ठीक है ना। क्वेश्चन वाली नहीं लिखूं लेकिन आंसर आपके लिए ज़रूर लिखूंगा और मैं नंबर डालूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ फॉर एडसोर्सन आइसोथर्म इज। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द इक्वेशन for adsorption isotherm is। देखो एडसोर्सन आइसोथर्म का जो इक्वेशन था वो किसने दिया था, आप लोग थोड़ा सा ध्यान करो। फ्रेंड लाइक ने ये जब इक्वेशन दिया था स्टूडेंट्स तो वो क्या थे, 3 इक्वेशन दिए थे इसने। इस तरह का इसका आइसोथर्म बना था, आपको ध्यान होगा, ठीक है ना। तो इस तरह का आपका जो आइसोथर्म बना था, यहाँ x/m और p में इसने ग्राफ को प्लॉट किया था, पता है ना। x/m और p में इसने अपने ग्राफ को प्लॉट किया था स्टूडेंट्स। तो इसमें जो वैल्यूज़ आई थी वो क्या क्या आई थी, देखो x/m इक्वल टू kp। यहाँ पर kp आया था जिसको हमने kp डैश के नाम से भी लिखा था। और यहाँ पर जो वैल्यू आई थी वो आई थी x/m इक्वल टू kp 1/n पावर में। और यहाँ पर जो वैल्यू आई थी वो x/m इक्वल टू kp नॉट। ये 3 वैल्यूज़ मैथमेटिकल वैल्यूज़ आई थी किसके लिए, फ्रेंड लाइक आइसोथर्म के लिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है आपके लिए, उस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि द इक्वेशन फॉर एडसोर्सन आइसोथर्म इज। इन इक्वेशंस में से एमसीक्यू क्वेश्चन है ये, कौन सी इक्वेशन आपको दे रखी है यहाँ पर। तो देखो एडसोर्सन आइसोथर्म जो इक्वेशन स्टूडेंट्स वो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ये आपको दे रखी है ऑप्शन में x/m इक्वल टू kp 1/n, ठीक है ना। ऑप्शन चाहे तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आइसोथर्म में ये तीनों इक्वेशंस आपको ध्यान में रखनी है। x/m इक्वल टू kp डैश, x/m इक्वल टू kp की पावर 1/n और x/m इक्वल टू kp नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है सेफ सेलेक्टिव कैटेलिस्ट इज दैट रिएक्शन इन विच कैटेलाइज्ड। सेफ सेलेक्टिव कैटेलिस्ट कौन होता है, सेफ सेलेक्टिव कैटेलिस्ट। सेफ सेलेक्टिव कैटेलिस्ट कौन सा होता है स्टूडेंट्स, देखो एंजाइमिक कैटेलिस्ट होते हैं, ये सेफ सेलेक्टिव नहीं होता। इसमें होता है जियोलाइट। जियोलाइट किस तरह से सेफ सेलेक्टिव होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि जियोलाइट्स जो होते हैं ना वो सोडियम एल्यूमिनेट होते हैं, और सोडियम एल्यूमिनेट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बिटवीन जो एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट होते हैं, वो एल्यूमिनियम आयंस जो होते हैं वो अपना प्लेस रिलीज करते हैं, और अपना प्लेस रिलीज करके वो मूव कर जाते हैं। तो उनकी जगह पर जो वैकेंट प्लेस होता है वहाँ पर मॉलिक्यूल्स, जो भी सब्सटेंस आप यूज़ करो, सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स आकर प्लेस्ड हो जाते हैं। तो जिस शेप का यहाँ पर वैकेंट प्लेस बनाएं उसी शेप के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर प्लेस्ड होंगे, बाकी की नहीं हो सकते। इसीलिए इसको सेफ सेलेक्टिव कैटेलिस्ट बोला जाता है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स, आंसर है जियोलाइट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर फिजिकल एडसोर्सन
द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर फिजिकल एडसॉर्प्शन। फिजिकल एडसॉर्प्शन के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो देखो, फिजिकल जो एडसॉर्प्शन होता है स्टूडेंट, वो कैसा होता है? आपने फिजिकल और केमिकल एडसॉर्प्शन में डिफरेंस लिखे थे। तो देखो इसमें दे रखा है, फर्स्ट एडसॉर्प्शन इज रिवर्सिबल एट सॉलिड सरफेस। यह सॉलिड की सरफेस पर रिवर्सिबल होता है, बिल्कुल होता है। बी ऑप्शन है, द अमाउंट ऑफ एडसॉर्प्शन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर क्या एडसॉर्प्शन की अमाउंट इंक्रीज होती है? ये सही बात नहीं है। टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर एडसॉर्प्शन इंक्रीज नहीं होता, मुझे तो नहीं लग रही सही बात। थर्ड है, एडसॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये ठीक है। द एंथैल्पी एंड एंट्रोपी बोथ आर नेगेटिव, ये भी ठीक है। तो कौन सी बात सही नहीं निकल रही है? जो बात सही नहीं निकल रही है वो है बी ऑप्शन की, द अमाउंट ऑफ एडसॉर्प्शन इंक्रीज। बी में दे रखा है, द अमाउंट ऑफ एडसॉर्प्शन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है ना। फोर्थ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम गोल्ड नंबर। मिनिमम गोल्ड नंबर किसका होता है? मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको। मिनिमम गोल्ड नंबर किसका होता है, इसका एग्जाम्पल दिया था आपको। क्या दिया था? जिलेटिन का होता है। मिनिमम गोल्ड नंबर किसका होता है? जिलेटिन का। 0.5 से लेकर 0.75 तक होता है, 0.05 से लेकर। नेक्स्ट है, आर्सेनिक सल्फाइड कॉलोइड इज नेगेटिवली चार्ज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम कोगुलेशन कैपेसिटी फॉर दिस। देखो, आर्सेनिक सल्फाइड इज नेगेटिव कॉलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है ना। आर्सेनिक सल्फाइड नेगेटिव कॉलोइडल सॉल्यूशन होता है, तो मैक्सिमम कोगुलेशन कैपेसिटी किस आयन की होनी चाहिए? देन मैक्सिमम कोगुलेशन कैपेसिटी ऑफ आयन किसकी होगी? विच हैव मोर, जिसकी क्या होगी? बैलेंसी। क्या होगी? बैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे उसके अंदर? विच हैव मोर बैलेंसी। जिसके पास अधिक बैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगी? मैक्सिमम कैपेसिटी होगी। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, जैसे देखो ध्यान से चेक करना, Na3PO4 और बी में दे रखा है AlCl3 और सी में दे रखा है आपको CaCl2 और डी में दे रखा है आपको K2SO4। तो इसमें से कौन मोर बैलेंसी वाला कैटायन है बताओ। देखो इससे तो आपको मिलेंगे सोडियम आयन +1 बैलेंसी का है, इससे मिलेंगे आपको एल्यूमिनियम आयन +3 बैलेंसी का है, इससे मिलेंगे आपको कैल्शियम आयन +2 बैलेंसी का है और इससे मिलेंगे आपको पोटेशियम आयन, ये +1 बैलेंसी का है। तो मोर बैलेंसी किसकी है बेटा? यहाँ पर इसकी एल्यूमिनियम की। तो
जो आर्सेनिक सल्फाइड का नेगेटिव कॉलोइडल सॉल्यूशन है उसका मैक्सिमम कोगुलेशन कौन सा सब्सटेंस कर सकता है? एल्युमिनियम क्लोराइड। लाइक यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, लाइक एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है ना। प्रोड्यूस एल्यूमिनियम आयन, इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो। क्लियर है ना बच्चों? आप इनको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज मैक्सिमम, द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज मैक्सिमम एट विच टेम्परेचर, किस तापमान पर एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो मैक्सिमम होती है। तो देखो स्टूडेंट्स, आप लोग को ध्यान में रखना है, मैंने जब एंजाइम कैटेलिस्ट को आपको स्टडी कराया था तो उस टाइम पर आपको बताया था कि जो एंजाइम्स होते हैं स्टूडेंट्स वो 35 टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर मैक्सिमम एक्टिव होते हैं, और ये टेम्परेचर आपके बॉडी का टेम्परेचर है। समझ आ रही बात? एंजाइम्स जो होंगे वो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, और आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है, और एंजाइम की जो मैक्सिमम एक्टिविटी होती है वो 35 से लेकर 37 डिग्री टेम्परेचर तक होती है, ठीक है। तो इसको अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट करूं तो कितना हो सकता है? देखो, द मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज ऑन 35 टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है ना। अगर इसको मैं केल्विन में चेंज करूं तो कैसे करेंगे बेटाओ? आप 273 में 37 ऐड कर दो, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। तो ये इसकी मैक्सिमम एक्टिविटी का टेम्परेचर है केल्विन में, 300 केल्विन, ठीक है ना। 300 केल्विन होगा, 300 नहीं होगा, 310 होगा, 310 केल्विन टेम्परेचर होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। लायोफिलिक सॉल इज मोर स्टेबल देन लायोफोबिक सॉल बिकॉज लायोफिलिक सॉल इज मोर स्टेबल देन लायोफोबिक सॉल, और इसका आंसर मैं यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ बिकॉज। बताओ, लायोफिलिक सॉल और लायोफोबिक सॉल में से कौन ज़्यादा स्टेबल होता है? तो देखो, लायोफिलिक सॉल ज़्यादा स्टेबल होता है, और उसका कारण होता है स्टूडेंट्स कि लायोफिलिक सॉल्यूशन जो होते हैं, कॉलोइडल सॉल्यूशन जो होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। अगर इनके पार्टिकल्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा तो ये कहीं भी कोई अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है? हमको ध्यान में रखना है कि कॉलोइडल पार्टिकल्स जो लायोफिलिक, मेरी बात को ध्यान से सुनो, लायोफिलिक और लायोफोबिक जो कॉलोइडल सॉल्यूशन होते हैं उसमें से कौन ज़्यादा स्टेबल है? लायोफिलिक। और उसका रीज़न ये होता है, जो लायोफोबिक कॉलोइडल सॉल्यूशन होते हैं स्टूडेंट्स,
लायोफोबिक कॉलोइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बिटवीन चार्ज नहीं होता है। अब जब चार्ज नहीं होता है तो ये पार्टिकल्स न्यूट्रल हो जाते हैं और न्यूट्रल होकर ये प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। और जब कॉलोइडल सॉल्यूशन का प्रेसिपिटेशन हो जाता है तो वो स्टेबिलिटी उसकी डिक्रीज होती है। यहाँ पर लायोफिलिक जो कॉलोइडल सॉल्यूशन होते हैं इनके बिटवीन क्या होता है, लायोफिलिक कॉलोइडल सॉल्यूशंस के अंदर स्टूडेंट्स नेगेटिव चार्ज कॉलोइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और इन नेगेटिव चार्ज कॉलोइडल पार्टिकल्स के बिटवीन रिपल्सन होता है और रिपल्सन के कारण ड्यू टू रिपल्सन फोर्स बिटवीन कॉलोइडल पार्टिकल्स दीज सॉल्यूशंस आर नॉट कोगुलेटेड और प्रेसिपिटेटेड। जब इनके बिटवीन रिपल्सन लगेगा तो ये जो आयंस हैं इनका कोगुलेशन नहीं होगा। ठीक है ना भाई, इसमें तो चार्ज नहीं होता है इसलिए इनका कोगुलेशन हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। इन पर चार्ज होता है इसलिए इनमें रिपल्सन फोर्स लगता है। आपस में दो पार्टिकल्स जो होंगे उन पर रिपल्सन फोर्स लगेगा तो ये एक दूसरे को प्रेसिपिटेट होने नहीं देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं रीजन आपके लिए नोट कर देता हूँ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव force is present between negative charged colloidal particles, नेगेटिव चार्ज कॉलोइडल पार्टिकल्स के बिटवीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगता है, इसलिए ये कोगुलेटेड और प्रेसिपिटेटेड नहीं हो पाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडसॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एडसॉर्बेट कैन बी इंक्रीज। द एडसॉर्प्शन कैपेसिटी of adsorbate can be increase या increases। किसी भी एडसॉर्बेट की एडसॉर्प्शन कैपेसिटी को आप किस प्रकार बढ़ा सकते हो। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आपके क्वेश्चन के अंदर मैं चेक करूं बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। देखो बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया को बढ़ाकर आप लोग एडसॉर्बेट की एडसॉर्प्शन कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो। ठीक है ना। और दूसरा है बाय ग्राइंडिंग का मतलब होता है कि जो भी एडसॉर्बेट आपने लिया है उस एडसॉर्बेट को आप ग्राइंड करके और पाउडर्ड कर लें, और पाउडर्ड कंडीशन में जब उसको आप लेंगे तो वहाँ पर एडसॉर्प्शन की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ग्राइंडिंग का मतलब ये होता है। और नेक्स्ट है बाय मेकिंग पोरस, और उसको क्या बना सकते हो आप, छिद्रयुक्त। बाय मेकिंग पोरस। ये 3 रीजन यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है ना। जो एडसॉर्बेट की कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, आपके ऑप्शन में ये तीनों रीजन दिए हुए हैं और 4th ऑप्शन में दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज। तो ये सब के सब रीजन होते हैं एडसॉर्बेट की एडसॉर्प्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सरफेस फिनोमेना? विच इज नॉट ए सरफेस फिनोमेना? फिनोमेना यानी कि कौन सी प्रोसेस ऐसी होती है जो सरफेस के थ्रू नहीं हो सकती है? समझ आ रही है बात? सरफेस के थ्रू जो प्रोसेस नहीं हो सकती है वो कौन सी हो सकती है बताओ? वो हो सकती है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस सरफेस पर थोड़ी होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस जो होती है वो सरफेस पर नहीं हो सकती। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखो, इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दे रखे हैं स्टूडेंट्स, ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ पर दे रखा है होमोजेनस कैटालाइसिस। होमोजेनस कैटालाइसिस जो होता है सरफेस फिनोमेना है, बिल्कुल सही है। फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, जंग लगना, ये भी सरफेस है। और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, ये भी सरफेस प्रोसेस होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो तो उसमें जो इलेक्ट्रोड आप लगाते हो उस इलेक्ट्रोड के ऊपर आकर ही जो अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स होते हैं एक्युमुलेट होते हैं, तो वो सरफेस पर भी तो होंगे। और यहाँ पर एक दे रखा है मिक्सिंग ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स का जब आप मिक्सचर बनाते हो, इट मीन्स आप एलॉय जब फॉर्म करते हो तो एलॉय फॉर्म करते समय जो मेटल्स होती हैं वो यूनिफॉर्मली डिवाइडेड होती हैं दूसरी मेटल की, इसलिए यहाँ पर मैं दूसरा आंसर लिखूँगा आपके लिए, मिक्सिंग ऑफ सॉलिड्स। मिक्सिंग ऑफ सॉलिड्स, ठीक है ना। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट इज नेगेटिवली चार्ज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम कैपेसिटी टू कन्वर्ट इनटू प्रेसिपिटेट। देखो, ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको पहले कराया था मैंने अभी। आर्सेनिक सल्फाइड जो होता है वो नेगेटिव कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, विच सॉल्व इज प्रेसिपिटेशन ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड। और देखो यहाँ पे मैं ऑप्शन आपको नोट कर रहा हूँ। फर्स्ट है H2SO4, सेकंड है स्टूडेंट्स Na3PO4, और थर्ड है CaCl2, और फोर्थ है AlCl3। वही ऑप्शन है, वही ऑप्शन है जो आपको पहले दे रखे थे, ठीक है ना। अधिकतम कैपेसिटी किसके पास होगी? अधिकतम कैपेसिटी बताओ। अरे इसी के पास होगी, एल्युमिनियम क्लोराइड के पास ही, क्योंकि इसके पास क्या है, मैक्सिमम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जिसकी वैलेंसी अधिकतम होती है वही क्या करता है, मैक्सिमम कोगुलेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है, ठीक है ना। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए, आप लोग उनको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट चेक करते हैं हम। नेक्स्ट है देखो, द मेथड ऑफ ब्लड प्योरिफिकेशन इन ह्यूमन बॉडी। द मेथड ऑफ ब्लड प्योरिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है वो किसके द्वारा होता है?
यानी कि ब्लड को प्योर किस ऑर्गन्स के द्वारा किया जाता है और उस ऑर्गन्स के अंदर कौन सी प्रोसेस की जाती है। तो देखो स्टूडेंट्स, आपकी बॉडी के अंदर किडनी होती है और किडनी का काम है ब्लड का प्योरीफिकेशन करना, और ब्लड का जो प्योरीफिकेशन होता है उसके अंदर से क्या किया जाता है, किडनी के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है और ब्लड को एकदम प्योर कर दिया जाता है। ब्लड के अंदर जो इम्प्योरिटी आती है वो किसके कारण आती है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल के कारण। अब इस नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए किडनी कौन सी प्रोसेस करती है, डायलिसिस करती है। क्या करती है, डायलिसिस करती है। तो यहाँ पर आप लोग आंसर में अपने में यही प्रोसेस लिख दो, डायलिसिस आंसर, डायलिसिस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ रेड कलर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग सम ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl इन प्रेसिपिटेशन ऑफ फ्रेश फेरिक ऑक्साइड। द प्रोसेस इज कॉल्ड, देखो जो डाइल्यूट HCl की जो कुछ बूंदें हैं उसको फ्रेश फेरिक ऑक्साइड की में डालते हैं तो आपको एक सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है। क्वेश्चन देख, एक बार क्वेश्चन को समझ लो आप लोग, क्वेश्चन क्या कह रहा है। द कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ रेड कलर इज ऑब्टेन्ड, द कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ रेड कलर is obtained by adding some drops of dilute HCl in precipitate of fresh ferric oxide. This process is called, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। पहले क्वेश्चन को समझेंगे भाई। देखो फेरिक ऑक्साइड का जो प्रेसिपिटेशन हो चुका है, जैसे यहाँ पर आपने फेरिक ऑक्साइड ले लिया है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, ठीक है ना। और इस फेरिक ऑक्साइड का क्या हो चुका है स्टूडेंट्स, प्रेसिपिटेशन हो चुका है। अब इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, डाइल्यूट HCl डाल दिया। इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, डाइल्यूट HCl की कुछ ड्रॉप्स डाल दी। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पर एक रेड कलर का सॉल्यूशन प्राप्त होता है, रेड कलर का कोलोइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है। यही तो कह रहा है क्वेश्चन आपका, कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ रेड कलर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग सम ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl इन प्रेसिपिटेट फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड प्रेसिपिटेटेड हो चुका है और उसके अंदर जब डाइल्यूट HCl की कुछ बूंदें आप डालते हो तो आपको रेड कलर का सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका प्रेसिपिटेशन हो चुका है। इट मीन्स यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होकर न्यूट्रल हो चुके हैं, और न्यूट्रल हो चुके हैं तो न्यूट्रल होने के बाद ही उनका प्रेसिपिटेशन हुआ है। तो जैसे आपने सम ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl इसको इसके अंदर ऐड किया तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होता है कि इस फेरिक ऑक्साइड के जो पार्टिकल्स का यहाँ पर प्रेसिपिटेशन हुआ है न्यूट्रल होने के बाद, तो ये स्टूडेंट्स ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनका डिसोसिएशन हो जाता है। डिसोसिएशन मीन्स नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और जैसे ही वो डिसोसिएशन होता है तो तुरंत फेरिक ऑक्साइड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो सॉल्यूशन के अंदर आकर क्या बना लेते हैं, रेड कलर का सोल बना देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, कौन सी प्रोसेस हुई बताओ, डिसोसिएशन। प्रोसेस नेम क्या हो गया, डिसोसिएशन हो गया यहाँ पर।
ठीक है ना, क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। चलो साहब नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन था 12 और अब 13। द जिगजैग मोशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स, द जिगजैग मोशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स, कोलोइडल पार्टिकल्स इज स्टडीड बाई, इज स्टडीड बाई, कोलोइडल पार्टिकल्स की जो जिगजैग मोशन है वो किसके द्वारा स्टडीड की गई थी, साइंटिस्ट का नेम देना है। और जिगजैग मोशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स क्या कहलाती है, ब्राउनियन मूवमेंट। क्या कहलाता है, ब्राउनियन मूवमेंट। और ब्राउनियन मूवमेंट को स्टडीड करने वाला जो साइंटिस्ट था वो कौन था, रॉबर्ट ब्राउन। साइंटिस्ट नेम बताना है यहाँ पर, रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट, क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन, क्रोमेटोग्राफी जो होती है वो किस पर बेस्ड होती है, ये बताना है हमको। देखो क्रोमेटोग्राफी जो होती है स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी में हम जो कलर्स होते हैं उनका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। जैसे डाई ले लिया हमने, और डाई के अंदर कितने कलर ऐड हैं उसका पता लगाने के लिए, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी करते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो स्टूडेंट्स उसमें क्या करते हैं कि जैसे ये हमने एक एपरेटस ले लिया, ठीक है ना, और यहाँ पर हमने एक फ़िल्टर पेपर लिया है ये वाला, और इस फिल्टर पेपर पर मैंने यहाँ पर एक लाइन बना दी और यहाँ एक लाइन बना दी, और इस लाइन के जस्ट मिडिल में डाई की एक ड्रॉप को यहाँ पर मैंने डिप्ड कर दिया, और इस फिल्टर पेपर को मैंने एक ग्लास स्ट्रिप से कवर्ड करके यानी कि बांध कर और इसके अंदर रख दिया। और स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वाटर फिल किया है, और वाटर इतना होना चाहिए कि आपका जो ये फिल्टर पेपर है ना ये इस वाटर से टच हो, फिल्टर पेपर से वाटर टच होना चाहिए। और ये क्या हो गई, डाई ड्रॉप, ठीक है ना। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर बस यही काम करना है हमको। ये आपने क्या ले लिया, एक बीकर ले लिया, बीकर के अंदर थोड़ा सा आपने वाटर को फिल कर दिया, एक फिल्टर पेपर लिया है, फिल्टर पेपर के ऊपर हमने डाई की ड्रॉप्स को डाल दिया एक पेंसिल से लाइन बनाकर, और उसको एक ग्लास स्ट्रिप से बाइंड करके उस बीकर के अंदर हमने अरेंज कर दिया है। फिल्टर पेपर का जो लास्ट एंड है वो टच होना चाहिए किससे, वाटर से। अब ये फिल्टर पेपर क्या करता है स्टूडेंट्स, वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। तो वाटर जो होता है इस फिल्टर पेपर पर ऊपर की ओर मूव करने लगता है। जैसे वाटर ऊपर की ओर मूव करता है स्टूडेंट्स तो इस डाई से होकर वो निकलेगा। तो स्टूडेंट्स इस डाई के जो डिफरेंट कलर हैं वो डिफरेंट कलर एक लेयर की फॉर्म में आपको यहाँ तक पूरे कंप्लीट पता लग जाएंगे कि इस डाई के अंदर कितने कलर्स को हमने मिक्सड किया है। अब बताओ ये जो एडसोर्शन की जो प्रोसेस हो रही है, इस एडसोर्शन के प्रोसेस में आप कोई केमिकली वर्क कर रहे हो या फिजिकली वर्क कर रहे हो, कैसा कर रहे हो बताओ। यहाँ पर हम केवल फिजिकली वर्क ही तो कर रहे हैं, कोई केमिकल्स थोड़ी ऐड किया है इसके अंदर। तो क्रोमेटोग्राफी जो बेस्ड होती है वो किस पर होती है, फिजिकल एडसोर्शन पर बेस्ड होती है। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं आंसर, फिजिकल एडसोर्शन, ठीक है ना, ये फिजिकल एडसोर्शन पर बेस्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों ये एमसीक्यू का। गोल्ड नंबर इज रिलेटेड टू
गोल्ड नंबर इज रिलेटेड टू, गोल्ड नंबर जो होती है वो किससे रिलेटेड होती है बताओ। तो देखो मैं आपको ऑप्शन बोलता हूँ, इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस से रिलेटेड होती है क्या, कोई रिलेशन नहीं होता है। पर्पल ऑफ कैसियस, पर्पल ऑफ कैसियस क्या होता है, गोल्ड का जो पर्पल कलर होता है उसको पर्पल ऑफ कैसियस बोलते हैं, ठीक है ना, गोल्ड सॉल को। तो गोल्ड सॉल से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। अमाउंट ऑफ प्योर गोल्ड, अमाउंट ऑफ प्योर गोल्ड गोल्ड नंबर होती है, नहीं होती। प्रोटेक्टिव कॉलॉइड्स, ये सही बात है, क्यों, क्योंकि गोल्ड नंबर में आपने क्या किया था, आपने वहाँ पर 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन की 1 ml अमाउंट को ऐड किया था गोल्ड सॉल में, उसे प्रोटेक्टिव करने के लिए। ये डेफिनेशन आपको लिखाई है, यही किया था ना। तो गोल्ड सॉल को प्रोटेक्टिव करने के लिए आपने वहाँ पर किसको ऐड किया था, 10% NaOH सॉल्यूशन के 1 ml सॉल्यूशन को, ठीक है ना। तो ये जितनी अमाउंट आपने वहाँ पर उसकी ली थी वही उसकी क्या होती है, गोल्ड नंबर होती है। तो ये एक प्रोटेक्टिव कॉलॉइड होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैं आंसर लिख रहा हूँ प्रोटेक्टिव कॉलॉइड्स, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आपके ये एमसीक्यू जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। इसके बाद जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिनमें से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं स्टूडेंट्स आने के, वो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जो 1 मार्क का आने का चांस होता है। इनके अंदर से भी 1 मार्क के क्वेश्चन के आने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। और आजकल आपको पता है केमिस्ट्री का फैशन चेंज हो चुका है, केमिस्ट्री के अंदर 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो बड़ा क्वेश्चन आता है उसके अंदर भी पार्ट्स में वो डिवाइड होकर आता है। तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है ना। तो जो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन यहाँ पर रिमेन्स है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करेंगे। आप इन 15 क्वेश्चंस को लर्न कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।